जिन भी स्टूडेंट्स का हिंदी ऑनर्स से मेजर पेपर हिंदी है सेमेस्टर 7 में, उनका ये मेजर पेपर 19 होने वाला है। MJ 19 हिंदी, जिसका पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बन चुके हैं, तो आप अच्छे से इसको देख लीजिए किस तरह से आपको क्वेश्चन का तैयारी करना है। जब तक आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखेंगे 3 देखना यूजलेस हो जाएगा। बट फिर भी चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 कि संस्कृत नाटक के उद्भव और विकास का वर्णन कीजिए। कि संस्कृत नाटक जो है इसका उद्भव कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, ये समझेंगे। ये मुख्य रूप से आपका यूनिट 4 या 5 में है, ठीक है। चलिए, तो यूनिट वाइज ही हो रहा है आपका। 1, 2 एंड 3 पूरा देख लेते हैं वीडियो, तो आपका काम खत्म। और बाकी जो VVI क्वेश्चन मैं डालूंगा तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं डालना शुरू करूँ अब तक वीडियो आपके पेज में ही आ जाए, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भूमिका देखिए, संस्कृत साहित्य में नाटक को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। भारतीय नाट्य परंपरा विश्व की सबसे प्राचीन परंपराओं में से एक मानी जाती है। संस्कृत नाटक में भारतीय साहित्य, संगीत, नृत्य और रंगमंच को एक नई दिशा प्रदान की है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को भारतीय नाट्य परंपरा का आधार माना जाता है। संस्कृत नाटक का उद्भव देखिए तो संस्कृत नाटक की उत्पत्ति के संबंध में अनेक मत प्रचलित हैं, लेकिन भरत मुनि के अनुसार नाटक का जन्म नाट्य वेद से हुआ है। उन्होंने नाटक को पंचम वेद कहा है। ऋग्वेद से संवाद, सामवेद से संगीत, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस ग्रहण करके नाट्य वेद की रचना की है। संस्कृत नाटक का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं है, बल्कि समाज को शिक्षा देना और नैतिक मूल्यों का प्रचार करना भी था, है ना। संस्कृत नाटक का विकास देखें। सॉरी गाइस, बीच में डिस्टर्बेंस हो गया। संस्कृत नाटक का विकास देखते हैं। संस्कृत नाटक का विकास अनेक चरणों में हुआ। प्रारंभिक काल में भास ने नाट्य साहित्य को समृद्ध बनाया। इसके बाद कालिदास, शूद्रक, भवभूति और विशाखदत्त जैसे नाटककारों ने संस्कृत नाटक को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अभिज्ञान शकुंतलम, क्या है, मृच्छकटिकम, मुद्रा राक्षस और उत्तर रामचरितम संस्कृत नाटक की प्रमुख रचनाएं हैं। निष्कर्ष देखें तो निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि संस्कृत नाटक भारतीय साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। इसके विकास ने भारतीय रंगमंच, नृत्य और संगीत को समृद्ध बनाया तथा भारतीय संस्कृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन बनता है, संस्कृत गीति काव्य के उद्भव और विकास का वर्णन करना है। तभी संस्कृत नाटक के बारे में देखें, अभी गीति काव्य के बारे में देखेंगे। संस्कृत साहित्य में गीति काव्य का विशेष स्थान है। गीति काव्य वह काव्य है जिसमें कवि अपनी भावनाओं, अनुभवों और मनोभावनाओं को संक्षिप्त तथा कलात्मक रूप में प्रस्तुत करता है। इसमें भावात्मक अभिव्यक्ति को विशेष महत्व दिया गया है। अगला है गीति काव्य का उद्भव। गीति काव्य का आरंभ वैदिक साहित्य से माना जाता है। ऋग्वेद में अनेक ऐसे सूक्त मिलते हैं जिसमें भावात्मक अभिव्यक्ति दिखाई देती है। समय के साथ संस्कृत साहित्य में गीत काव्य का स्वतंत्र रूप विकसित हुआ। गीत काव्य में प्रेम, विरह, प्रकृति, भक्ति और मानवीय भावनाओं का अत्यंत सुंदर चित्रण किया गया है। गीत काव्य का विकास देखें तो संस्कृत साहित्य में कालिदास को गीत काव्य का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। उनकी रचना मेघदूत संस्कृत गीत काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके अतिरिक्त जयदेव के गीत गोविंद ने भी गीत काव्य को नई पहचान प्रदान की है। संस्कृत गीत काव्य ने हिंदी सहित अन्य भारतीय भाषाओं के काव्य को भी प्रभावित किया है। निष्कर्ष देखें तो निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि संस्कृत गीति काव्य जो है भारतीय साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। इसने मानवीय भावनाओं को अभिव्यक्त करने का एक प्रभावशाली माध्यम प्रदान किया है। तीसरा प्रश्न है आपका, संस्कृत महाकाव्य के उद्भव और विकास का वर्णन करें। तो संस्कृत महाकाव्य देखते हैं। संस्कृत साहित्य में महाकाव्य का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। महाकाव्य किसी महान व्यक्ति, ऐतिहासिक घटना अथवा धार्मिक विषय पर आधारित एक विस्तृत काव्य होता है। संस्कृत महाकाव्य ने भारतीय साहित्य को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संस्कृत महाकाव्य का उद्भव देखें तो संस्कृत महाकाव्य की परंपरा का आरंभ रामायण और महाभारत से माना जाता है। इन ग्रंथों ने संस्कृत साहित्य को नई दिशा प्रदान की और महाकाव्य लेखन की परंपरा को स्थापित किया। महाकाव्यों के आदर्श जीवन, नैतिकता, वीरता और धर्म का व्यापक चित्रण किया गया है।
संस्कृत महाकाव्य का विकास देखते हैं तो संस्कृत महाकाव्य के विकास में कालिदास, भारीव, माघ और श्रीहर्ष का विशेष योगदान है। कालिदास दास का रघुवंश और कुमार संभव, भारवी का कीर्तार्जुनियम, माघ का शिशुपाल वधम तथा श्रीहर्ष का नैषधि चरितम संस्कृत साहित्य के प्रमुख महाकाव्य हैं। इन महाकाव्यों ने भारतीय साहित्य और संस्कृति को अत्यंत समृद्ध बनाया है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि संस्कृत महाकाव्य भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर है। उन्होंने भारतीय समाज को आदर्श जीवन, नैतिकता और संस्कृति का संदेश दिया है। अगला आपका टॉपिक है, चौथा टॉपिक इसमें पढ़ना है आपको, आख्यान साहित्य के उद्भव और विकास का वर्णन कीजिए कि आखिर यह आख्यान है क्या। आख्यान साहित्य संस्कृत साहित्य का एक महत्वपूर्ण विधा है, लिखने का एक तरीका है। किसी घटना, पात्र या कथा का विस्तृत वर्णन किया जाता है इसमें। इस साहित्य के माध्यम से सामाजिक, धार्मिक और नैतिक विचारों को जनमान्य तक पहुंचाया गया। आख्यान साहित्य ने भारतीय साहित्य की कथा परंपरा को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आख्यान साहित्य का उद्भव देखते हैं तो आख्यान साहित्य का आरंभ वैदिक और पौराणिक परंपराओं से माना जाता है। वेदों, उपनिषदों और पुराणों में अनेक कथाएं मिलती हैं जिन्होंने आगे चलकर आख्यान साहित्य का रूप धारण किया। आगे देखते हैं, इस साहित्य का मुख्य उद्देश्य ज्ञान और नैतिक मूल्यों का प्रसार करना था। आख्यान साहित्य का विकास देखें तो संस्कृत साहित्य में पंचतंत्र, हितोपदेश, कथा सारित सागर और बृहद कथा जैसी रचनाओं ने आख्यान साहित्य को समृद्ध बनाया। इन ग्रंथों में मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा का भी समावेश है। आख्यान साहित्य ने हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं की कथा परंपरा को भी गहराई से प्रभावित किया है। निष्कर्ष देखें तो यह कहा जा सकता है कि जो आख्यान साहित्य है ना, भारतीय साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। इसने भारतीय समाज को एक ज्ञान, नैतिकता और सांस्कृतिक चेतना का संदेश दिया तथा साहित्यिक परंपराओं को समृद्ध बनाया। यूनिट 5 देखते हैं तो यूनिट 5 में है, महाकवि कालिदास द्वारा रचित पूर्व मेघ में 1 से 15 श्लोक तक का सामान्य परिचय दीजिए। चलिए देखते हैं, यहाँ पर मैं संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास का नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी रचनाओं में प्रकृति, प्रेम और मानवीय भावनाओं का बहुत सुंदर चित्रण मिलता है। मेघदूत उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। यह एक ऐसा काव्य है जिसमें एक यक्ष अपनी पत्नी तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए बादल को दूत बनाता है। मेघदूत केवल एक प्रेम काव्य नहीं है, बल्कि यह प्रकृति और मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण करता है। इस काव्य की भाषा सरल, मधुर और प्रभावशाली है। कालिदास और मेघदूत का परिचय। कालिदास संस्कृत साहित्य के महान कवि और नाटककार थे। उन्हें संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। उनकी प्रमुख रचनाओं में अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूतम शामिल है। मेघदूतम 2 भाग में विभाजित है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। पूर्व मेघ में यक्ष बादल को अपनी पत्नी तक पहुंचने का मार्ग बताता है, जबकि उत्तर मेघ में यक्ष अपनी पत्नी के लिए अपना संदेश भेजता है। पूर्व मेघ में क्या होता है, 1 से 15 तक श्लोक है। इसमें देखिए, पूर्व मेघ में आरंभिक श्लोकों में यक्ष की विरह व्यवस्था का चित्रण किया गया है कि वो किस तरह से वियोग में तड़प रहा है। कुबेर के शाप के कारण यक्ष अपनी पत्नी से दूर रामगिरी पर्वत पर रहने के लिए मजबूर हो जाता है। वर्षा ऋतु के आगमन पर यक्ष आकाश में बादलों को देखकर भावुक हो जाता है। वह बादल को अपना दूत बनाकर अपनी पत्नी के पास भेजने का निश्चय करता है। इन श्लोकों में प्रकृति का अत्यंत सुंदर चित्रण किया गया है। अब है पूर्व मेघ की विशेषताएं। पूर्व मेघ की सबसे बड़ी विशेषता इसका प्रकृति चित्रण है। इसमें पर्वतों, नदी, जंगल और वर्षा ऋतु का वृहद सुंदर वर्णन मिलता है। इस काव्य में प्रेम, विरह और करुणा जैसी भावनाओं को बहुत प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। कालिदास की कल्पना शक्ति इस काव्य को और भी आकर्षक बनाती है। निष्कर्ष देखें, जिसको आप उपसंहार कहते हैं, तो इसमें कहा जा सकता है कि पूर्व मेघ संस्कृत साहित्य की एक उत्कृष्ट रचना है। यह काव्य हमें प्रेम, धैर्य और भावनाओं के महत्व को समझाता है। आज भी यह काव्य संस्कृत साहित्य की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में गिना जाता है। अगला क्वेश्चन बनता है, श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का सामान्य परिचय दीजिए।
तो यहाँ बोला गया है श्रीमद् भगवद गीता भारतीय संस्कृति और भूमिका लिखेंगे कि भारतीय संस्कृति और दर्शन का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं है बल्कि जीवन जीने का कला सिखाने वाला एक महान ग्रंथ है। एक महान ग्रंथ है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में बताए हैं। आगे देखते हैं, आज भी गीता की शिक्षाएं लोगों को सही निर्णय लेने और अपने कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा देती है। यही कारण है कि गीता को पूरे विश्व में सम्मान के साथ पढ़ा जाता है। ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता का परिचय देखते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक भाग है। इसमें कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। गीता का मुख्य विषय कर्म, ज्ञान और भक्ति है। कुरुक्षेत्र में युद्ध के समय अर्जुन अपने कर्तव्य को लेकर परेशान हो जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें जीवन का सही मार्ग बताते हैं और कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। अब जो मेन आपको चाहिए, अष्टादश अध्याय मतलब 18वां अध्याय के बारे में आपको जो पढ़ना है, जिसमें मोक्ष, संन्यास और योग का वर्णन किया गया है। तो गीता का 18वां अध्याय मोक्ष, संन्यास, योग कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है? इसमें त्याग, संन्यास, कर्म और मोक्ष के बारे में विस्तार से बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में मनुष्य को अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से पूरा करने की शिक्षा देते हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि मनुष्य को अपने कर्मों के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, उसे केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। गीता की प्रमुख शिक्षाएं देखें तो गीता हमें सिखाती है कि जीवन में कर्म करना बहुत आवश्यक है। मनुष्य को बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। गीता में ज्ञान, भक्ति और कर्मों को जीवन का आधार माना गया है। इसके साथ ही आत्म संयम, अनुशासन और सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा भी दी गई है। 18वें अध्याय का महत्व देखें तो 18वें अध्याय को गीता का सार माना जाता है। अष्टादश संस्कृत में होता है। ठीक है, हिंदी से 18वां कहेंगे, 18 को अष्टादश कहा जाता है। इसमें गीता के सभी महत्वपूर्ण विचारों को एक स्थान पर प्रस्तुत किया गया है। यह अध्याय मनुष्य को सही और गलत के बीच अंतर समझाने के लिए शक्ति प्रदान करता है, जीवन को सफल बनाने का प्रेरणा देता है। निष्कर्ष देखें तो कहा जा सकता है कि श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें कर्म, त्याग और मोक्ष का सही अर्थ समझाता है। गीता की शिक्षाएं आज भी उतनी ही उपयोगी हैं जितनी प्राचीन काल में थी। तो यहाँ आपका खत्म हो जाता है यूनिट टोटल आपका मेजर पेपर 19 का। इससे पहले का जाकर के आप हिंदी मेजर 19 का पार्ट 1 पार्ट 2 देख सकते हैं। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चंस जो आने वाले हैं उसके लिए सब्सक्राइब करके रखिए, आपको मिलता जाएगा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।